गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हम लोग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी कि इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने 17 देखे, जिसमें कुछ मेजर थे और कुछ माइनर थे। मेजर यहाँ पे 9 थे और माइनर थे वो 8 थे। उसी के साथ में हमने कुछ मेथड्स पढ़े। उन मेथड्स में मैंने आपको कहा वर्मिकुलोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से देखना है बोर्ड के लेवल पे पढ़ने के लिए। बाकी तो पूरा का पूरा चैप्टर है वही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ में आपको एलिमेंट्स है वो भी सारे याद करने हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के रोल के बारे में, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स के रोल पे बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कैटेगरीज के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे क्राइटेरियाज पढ़े थे कि हर एक एलिमेंट है वो एक अलग क्राइटेरिया लिया हुआ है, उसकी एक कमी होने के कारण क्या हो जाता है, डेफिशिएंट प्लांट हो जाता है, जिसके कारण किसी ना किसी टाइप की कोई ना कोई कमी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे आप बात करें, देखो कि यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी है, कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले मैंने बात की है स्ट्रक्चरल एलिमेंट के बारे में। स्ट्रक्चरल एलिमेंट के बारे में मतलब पूरा का पूरा प्लांट है। हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बॉडी की बात करें, हर एक ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है, आप लोगों को ध्यान में है। अब हम लोग यदि प्लांट सेल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल में आप लोग देखिए, प्लांट सेल इस टाइप की आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इस प्लांट सेल में प्लांट सेल हार्ड होती है क्योंकि इसके बाहर की तरफ जो कवर होता है वो सेल वॉल का बना होता है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये चीज़ें आप लोग 11th क्लास में साइटोलॉजी में अच्छे से पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर देती हूँ कि ये स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें बाहर की तरफ क्या पाई जा रही है, सेल वॉल। और सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, यदि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। और आपको यदि ध्यान में है कि सेल्यूलोज किससे बना है, तो सेल्यूलोज बहुत सारे ग्लूकोज के पॉलीमर से मिलके बना हुआ होता है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज है वो मोती की तरह एक माला बना देंगे, उस माला का नाम क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ग्लूकोज की माला है बाहर की तरफ, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेल्यूलोज कह रहे हैं। तो सेल्यूलोज, जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हर कोई बता देगा, C6H12O6, कार्बन यूज हुआ, हाइड्रोजन यूज हुआ और ऑक्सीजन है वो यूज हुआ। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो अंदर वाली साइड में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और हम लोग देखते हैं कि एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में, मतलब दूसरी सेल में जो कुछ भी मटेरियल है वो क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, जो हमने परमिएबिलिटी में देखा, ठीक है, कि परमिएबल होती है। जैसे वाटर अंदर गया किशमिश में तो किशमिश फूल गई, उसके बाहर मेम्ब्रेन थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सेल मेम्ब्रेन का ध्यान में रखना है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि चाहे आप यूकैरियोट्स की बात करो चाहे आप प्रोकैरियोट्स की बात करो, दोनों में क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होगी, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब लिपिड प्लस प्रोटीन का जो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसमें आपने सैंडविच मॉडल पढ़ा होगा, और सैंडविच मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा तो है ही सैंडविच मॉडल। तो आप मेरे को आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सैंडविच मॉडल में बाहर की तरफ क्या होता है, मतलब जो ब्रेड बनाने का हिस्सा है। सैंडविच में ऐसा होता है ना कि दो साइड में ब्रेड होती है, बीच में वो आलू वाला मसाला, कितना टेस्टी होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेड बनी हुई होती है ना, वो ब्रेड किसकी बनी हुई होती है, ठीक है, लिपिड की है या प्रोटीन के, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और प्लीज़ कमेंट किया करो, आपका मोटिवेशन ही मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, अदरवाइज वही आलस मार जाती हूँ मैं, छुट्टियाँ मार लेती हूँ फिर बीच में मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी। तो लिपिड के स्ट्रक्चर की बात करें चाहे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें भी क्या आता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो मॉनिटर होता है सेल का, जो मेजर पार्ट है, मॉनिटर है, वो क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क है, आप लोगों ने इस टाइप से देखा होगा। और क्रोमेटिन नेटवर्क को यदि हम खोल के बनाएं, ठीक है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इसमें इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इस क्रोमोसोम्स पे क्या होगा कि यहाँ पे इस टाइप से डीएनए है वो लिपटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो डीएनए की
बात करें, चाहे हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, ये भी आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हो। यदि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पहले समझा दूंगी, क्योंकि उसमें आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में भी यही है कि हम लोग जीन थेरेपी वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपका डीएनए का वापस मतलब स्ट्रक्चर है उसको आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसमें जो डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे प्रोटीन हो, उन तीनों के स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, वो मेजर फॉर्म में होता है। उसके बाद हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स आप लोग देख लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे। अब जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो ग्लूकोज है वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके बायोमोलिक्यूल्स में आती है, जो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होती है। और ये आपको एक बड़ी सी जो बनी हुई दिख रही है वो वैक्यूल, क्योंकि 90% एरिया है प्लांट सेल का, वो कौन कवर करती है, वैक्यूल कवर करती है। तो इस टाइप से आपको ये सेल का डायग्राम है वो ध्यान में होना चाहिए। सेल का डायग्राम याद है तो आप लोग यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स। लाइक हम बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर हम फैट के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोटीन के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, डीएनए और आरएनए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो किससे बनती हैं, कार्बन से बनेगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोगों को इस टाइप से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट का मतलब कि जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। अब एनर्जी हमें किस फॉर्म में देखने के लिए मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट नाम आ रहा है ना, फॉस्फेट नाम आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉस्फोरस इन एटीपी। फॉस्फोरस आपको डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में भी देखने के लिए मिलेगा, एटीपी के स्ट्रक्चर में भी आपको फॉस्फोरस है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ में एमजी है, एमजी का रोल प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है, चाहे हम एंजाइम एक्टिवेटर में बोलो, इनहिबिटर में बोलो, चाहे हम स्ट्रक्चर वाइज बोलो। तो जो क्लोरोफिल के आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, आपको जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़नी है। जैसे आप लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई होगी, जब आप 9th-10th में होंगे तब आपको एक डायमंड और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए मिलती है कि एक बहुत टिपिकल सी स्ट्रक्चर होती है कि भाई कितने सारे बेंजीन बनाना है, तो उसी टाइप की एक स्ट्रक्चर है वो टिपिकल सी आपको यहाँ पे क्लोरोफिल की भी देखने के लिए मिलेगी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस टाइप से। ठीक है, तो मैं हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस का चैप्टर हम लोग आगे पढ़ने वाले ही हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है उसके स्ट्रक्चर में जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है, एमजी का होता है, मैग्नीशियम का होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एंजाइम एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स के बारे में कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, और कुछ ऐसे म्यूचुअल भी होते हैं जो एक्टिवेट और इनहिबिट दोनों करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि रुबिस्को, अभी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी अदरवाइज आप लोग इन्हीं फुल फॉर्म में उलझ जाओगे। रुबिस्को फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और हम चाहे पेप्टेज के एंजाइम की बात करें, ठीक है, ये सारे के सारे एंजाइम्स हमें कौन से चैप्टर में पढ़ने हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को लेके एक हवा मत बनाना कि भाई मैम क्या कर रही है यार, सारे चैप्टर उसी में पढ़ाएगी, सारे की सारी बातें हैं वो उसी में बताने वाली है, डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी मैं। ठीक है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, तो उनको रेगुलेट करने का काम है वो किसका रहेगा, एमजी का रहेगा। फिर हम बात करें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और हम बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेजिनेज। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आ गई क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इन सबको रेगुलेट करने का काम है वो किसका होता है, जेडन का होता है। ठीक है, तो आप लोग जेडन को याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें स्लेवरी अमाइलेज का, तो वो होती है सीएल, क्लोरीन का काम होता है। और मैं कह रही हूँ कि ये मैंने सारे एंजाइम्स आपको लिखाए हैं, ये आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में वापस पढ़ने के लिए मिलेंगे, इनसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले बोर्ड के लेवल पे। बोर्ड के लेवल पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि 1 नंबर में पूछा जाता था तो वो ये पूछा जाता था कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कौन से एलिमेंट्स का होता है, तो वो एमो और
काफ़ी का होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है और आयरन है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम के एक्टिवेटर हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके बोर्ड के लेवल पे, ठीक है। फिर हम बात करें रेगुलेट ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल को किस टाइप से रेगुलेट करती है, तो ये इसके बारे में हम लोगों ने 6th और 7th दोनों चैप्टर में पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेल है वो इस टाइप से पड़ी है, ठीक है। ये सेल यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, मुरझाई हुई सी पड़ी है। तो इसमें क्या आएगा, K+ आएगा और K+ के पीछे पीछे कौन आ जाएगा, यहाँ पे H2O आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वाटर अंदर की तरफ इसमें आएगा तो ये सेल है वो अपनी क्या लेगी, एक शेप ले लेगी, ठीक है। अब ये सेल शेप में आने के बाद में ये कैसे हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। तो इसको हम टर्जिट सेल बोलेंगे। और इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने का काम किसने किया, सबसे ज्यादा पोटेशियम का। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको पोटेशियम नाम देना है। उसके बाद में यदि हम 7th चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे तो हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें भी कौन हेल्प कर रहा था, K+। और K+ को बैलेंस करने का काम था वो किसका था, Cl- का। लेकिन आपको यहाँ पे एक नंबर का डायरेक्ट एक एलिमेंट का नाम पूछे तो आपको K+ ही करना है, Cl- करके आते तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको K+ है उस पर फोकस करना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी कैटेगरीज है वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इसमें जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भाई आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, डिजीज दे रखी है कि भाई इस प्लांट में ये डिजीज हो गई तो इसका मतलब एलिमेंट कौन है, रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट कौन है, या कुछ इस टाइप से कि रोल दे दिए इनके, ठीक है। तो आपको इस टाइप से तो 17 दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार इस चैप्टर को रोल वाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े थोड़े इनके रोल देख लेंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट है वो किसके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कैटेगरीज के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ मेजर एंड माइनर एलिमेंट्स, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट है वो किस टाइप से फंक्शन करते हैं। तो जो हमने कैटेगरीज पढ़ी वो इनफ थी, लेकिन यदि पॉइंट्स अलग पूछ ले तो पॉइंट्स अलग में आप लोग लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिमेंट्स है वो अलग अलग पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करें सबसे पहले रेगुलेटिंग परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में बात की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो हमने लिपिड और प्रोटीन के बारे में बात किया, तो वो क्या करेगी, परमिएबिलिटी को रेगुलेट करने का काम करेगी। क्लियर। देन हम लोग बात करेंगे रेगुलेट कंट्रोलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो K+, Cl- H+ वाली बात की। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS साइकिल हम लोगों को रेस्पायरेशन में पढ़ना है, तो रेस्पायरेशन में किस टाइप से एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए ETS साइकिल चलता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एंजाइम बैलेंसिंग का, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करना है, एंजाइम को इनहिबिट करना है, तो उसमें भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ये एलिमेंट्स। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड न्यूट्रिएंट्स, जो भी स्टोरेज हो रहा है, मतलब चाहे कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च के, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट, इसके फॉर्म में जो स्टोरेज हो रहा है उस स्टोरेज का फॉर्मूला होगा वो भी किससे रिलेट करेगा, एलिमेंट से रिलेट करेगा। फिर कोई ना कोई एंजाइम के फॉर्म में, कोएंजाइम का मतलब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है वो एंजाइम वाले पढ़ने वाले हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, एंजाइम के साथ में कोई काम करने वाला, को फैक्टर होता है जैसे, तो को एंजाइम। तो किसी भी हम लोग मेजर या माइनर एलिमेंट को को एंजाइम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे रोल ऑफ मेजर एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक बात की थी कि जो एलिमेंट्स है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, इन तीनों में एसेंशियल है। तो एसेंशियल है तो हम लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ की यदि बात करते हैं तो डेवलपमेंट में प्लांट में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है, तो प्लांट्स में डेवलप होने वाली 6 मेजर चीज़ें होती है, जिसमें सीड का डेवलपमेंट होता है, सीड डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट और स्टेम डेवलपमेंट। हम लोगों ने जो 2nd, 3rd और 4th चैप्टर पढ़ा था उसमें इसी टाइप के हम लोगों ने डेवलपमेंट्स देखे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन सा एलिमेंट्स है वो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है इनको डेवलप करवाने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीड डेवलपमेंट के बारे में।
तो सीड डेवलपमेंट आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मैं ये सारी की सारी पिक्चर्स आपको जो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाती हूँ वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि हाँ ये सारे के सारे आपको एक साथ लिखे हुए मिल जाए। आप लोग इनके सबके अलग अलग रोल और अलग अलग डेफिशिएंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एक साथ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो आप लोग यहाँ से उतार लीजिएगा कि सीड डेवलपमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है बोरॉन और जिंक, सिर्फ दो ही, ठीक है। सीड का किस टाइप से फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट में आपको याद करना है बोरॉन और जिंक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूट डेवलपमेंट के बारे में। तो रूट डेवलपमेंट में होता है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। तो मैग्नीशियम Mg के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था कि Mg किस टाइप से फॉर्म करता है हमारी सारी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, फिर जिंक के बारे में और कॉपर के बारे में, ठीक है। और आयरन है, उसका रोल क्या होता है कि जो लेग्यूम नोड्यूल्स बनती है, जो हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने वाले हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नोड्यूल्स बनेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो वो बनाने के लिए आयरन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ठीक है। फ्लावर डेवलपमेंट, तो फ्लावर डेवलपमेंट में आपको ध्यान में रखना है मॉलिब्डेनम, कॉपर और बोरॉन। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि फ्लावर को मुरझाने नहीं दे, ठीक है। प्रिवेंट विल्टिंग, इसमें कॉपर रेस्पॉन्सिबल रहता है। पॉलन के फॉर्मेशन के लिए, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं ना उसमें, तो पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए मॉलिब्डेनम और पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे बोरॉन होता है। तो इस टाइप से आप लोग एक साथ यहाँ पे याद कर सकते हैं। उसके साथ हम बात करते हैं लीफ डेवलपमेंट के बारे में। तो हम लोग कह रहे हैं कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पूरी की पूरी किसकी बनी होती है, Mg की बनी हुई होगी। पूरी की पूरी नहीं, मतलब मेजर रोल है जो Mg का रहेगा, बाकी नाइट्रोजन इसमें उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेम डेवलपमेंट के बारे में। जो स्टेम डेवलपमेंट रहेगा उसमें जिंक, आयरन और कॉपर। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि भाई जिंक और कॉपर है वो सब में ही चले जा रहे हैं, बोरॉन है वो भी काफी में चला आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रोल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा वो कॉपर का। यहाँ पे भी कॉपर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इस एक को छोड़ के इन सब में आपको कॉपर है वो देखने के लिए मिल रहा है कि आपको किसी के नाम, मतलब जो आपको MCQs पूछे जाते हैं, आपको नीट के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए तो मतलब किसी टाइप का डेवलपमेंट पूछे, यदि आपको ये ऑप्शंस नहीं समझ में आ रही कि क्या क्वेश्चन करना है, तो आप एक जो तुक्का मारने वाली आदत होती है ना, तो तुक्का में आप कॉपर को तुक्का मार सकते हैं। और कॉपर के बाद में यदि आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा होगा बोरॉन। यहाँ पे भी बोरॉन, ये बोरॉन और यहाँ बोरॉन। और जिंक भी उस टाइप से, जिंक, यहाँ पे भी जिंक, यहाँ पे भी जिंक और यहाँ पे भी जिंक। तो ये चारों के चारों तत्व हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे स्टेम डेवलपमेंट में जिंक, आयरन और कॉपर के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस बोलो, चाहे हम ग्रोथ बोलो, चाहे हम लोग यहाँ पे सेल वॉल के स्ट्रेंथ बोलो, तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो जिंक, आयरन और कॉपर, जिसके कारण स्टेम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि प्लांट की जो मेजरली हमें ग्रोथ है वो किसके कारण दिखती है, स्टेम के कारण। स्टेम छोटी सी होगी, प्लांट छोटा सा होगा, स्टेम बड़ा सा होगा तो प्लांट को हम क्या करेंगे, ट्री कहेंगे बड़ा सा। फिर फ्रूट का डेवलपमेंट, तो फ्रूट के डेवलपमेंट में यहाँ पे जिंक, बोरॉन और कॉपर ये रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। चाहे हम कार्बोहाइड्रेट बोले, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने वाला सामान खा रहे हैं ना हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फ्रूट और वेजिटेबल में किसी न किसी टाइप का कोई ना कोई शुगर या स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। और फ्रूट और वेजिटेबल का कोई भी फ्लेवर इंप्रूव कर रहे हैं तो फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए भी यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है, जिंक, बोरॉन और कॉपर है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली सारे के सारे डेवलपमेंट्स के बारे में, कि सीड का डेवलपमेंट, लीफ का डेवलपमेंट, स्टेम, रूट, फ्रूट, फ्लावर, इन सब के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स एक साथ है वो वर्क कर सकते हैं। एक साथ हम लोग को अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, उसके बजाय हम लोग एक साथ इनको याद रख सकते हैं। अब हम आगे जब इनको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको इजी लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी, हाँ यार सीड डेवलपमेंट में ऐसी बात हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने फ्लावर डेवलपमेंट में पढ़ा। उसी के साथ भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं यहाँ पे देखिए, कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो बहुत सारे एलिमेंट्स में कॉमन रहने वाले हैं, वो भी आप एक साथ ही याद करके काम खत्म कीजिए ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा इजी फील हो, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्स में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का एक ऐसा डेफिशिएंसी सिम्टम्स है
जिसमें पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है। येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ है वो कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। अब किस किस की डेफिशिएंसी मतलब किस किस की कमी के कारण यहाँ पे ये सब चीजें होने वाली है, उसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक है वो मैंने खुद से बनाई है, ये मैंने कहीं से चोरी ही की है, ठीक है। तो रेफरेंस में मेरा खुद का नहीं लूंगी कि भाई मैंने ये ट्रिक्स है वो क्रिएट की है। तो आप देखिए यहाँ पे मोंग, मांगे, फिर से येलो, मंजन। मोंग का आप किसी बच्चे का नाम सोच सकते हैं कि मोंग, मांगे, फिर से येलो, मंजन। येलो को यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ येलो याद रखने के लिए कि क्लोरोसिस में लीव्स है वो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है, ठीक है। और येलो कब होगी, जब लैक ऑफ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल की कमी पाई जाएगी। क्लोरोफिल की कमी पाई जाएगी तो आप सीधा एक तो यहाँ पकड़ सकते हैं Mg को, आपको ध्यान में आ ही जाएगा। अब मोंग मांगे, मोंग नाम यूज किया है तो मॉलिब्डेनम, एमओ एंड मोंग, एन है तो वो नाइट्रोजन और के है वो पोटेशियम का रहेगा। उसी के साथ में मांगे Mg यूज करना है तो Mg मैग्नीशियम। उसके बाद में फिर जो एफ से शुरू हो रहा है, एफ भी एफ से शुरू हो रहा है, से एस, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। उसके अलावा 2 एलिमेंट्स और है, मंजन, Mn और Zn, ठीक है। तो मंजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोसिस के लिए। जब हम लोग अलग अलग इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो क्लोरोसिस कई बार नाम आने वाला है, तो मैंने एक साथ समझा दिया। इसका मतलब क्या होता है, लीव्स का येलो होना, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्रोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस क्या होता है, ये नेक्रोसिस है डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यूज। यदि कोई सेल है या कोई टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो किसी को भी खत्म करने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए हमें क्या चाहिए, चाकू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है CACU, काकू बोल सकते हो आप, ठीक है। वैसे के आता है उसमें लेकिन आप काकू यूज कर सकते हो। काकू मांगे नाइफ, काकू है वो नाइफ मांग रहा है किसका मर्डर करने के लिए, सेल और टिश्यू का मर्डर करने के लिए, ठीक है। तो काकू मांगे नाइफ, CACU Mg और N, ठीक है। नाइफ के Mg Mn और काकू है CA और Cu, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड रहेगा वो रहेगा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को इनहिबिट करना, इनहिबिट मतलब रोक देना। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है, उसके लिए यहाँ पे मोंग्स आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मोंग याद किया था, ठीक है। और ये सेल डिवीजन पे भी काम करने लग गए, मतलब सेल डिवीजन भी होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे S लगा दो कि मतलब बहुत सारे मोंग्स हो गए, ठीक है। तो ये फर्जी सी ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं, MO N और K और S। तो मोंग्स है वो आपको याद रखना है सेल डिवीजन को इनहिबिट करने के लिए। देन हम बात करते हैं डिलाइंग ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर को होने नहीं दे, नो फ्लावर्स, उसमें फ्लावर्स ही नहीं बन पा रहे किसी प्लांट में, तो उसके लिए MO S और N। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनको हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, तो वो मैंने आपको पहले समझा दिया ताकि आप लोगों को जब मैं आगे एलिमेंट्स वाइज एक एक एलिमेंट का मैं आपको रोल और एक एक एलिमेंट का आपको फंक्शन बताऊं, एक एक एलिमेंट का आपको डेफिशिएंसी बताऊं, तो उस टाइम आपको इजी लगे कि हाँ हमने स्ट्रक्चरल में ऐसा पढ़ा था, एंड एनर्जी में पढ़ा था, एंजाइम्स में पढ़ा था, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सुनी सुनी लगे, ठीक है। तो आप लोग इन सब के नोट्स बना लीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस, क्योंकि मैं RBSE के बेस पे भी बना रही हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं वो CBSE से अलग होती है, तो ये वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलेंगे कहीं पे। RBSE के बेस पे रहेगी ये आपकी वीडियोस, और जो कट सिलेबस है वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगी, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है वो दोनों अलग अलग से प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी फ्रेंड्स हैं, जिस भी मीडियम से आप शेयर कर सकते हैं, और लाइक भी कर दिया करो। मैं इतना गंदा भी वीडियो नहीं बनाती, ना मैं इतनी गंदी लगती वीडियो में, ठीक है। लेकिन आप तो कोई वीडियो लाइक ही नहीं करते, ठीक है भाई मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, चाहे नहीं निभाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए, और बहुत सारे मतलब अच्छे आप लोग नंबर लेके आइए, जिससे मेरे को कहीं ना कहीं फील हो कि यार मैंने इस बच्चे की हेल्प की थी, ठीक है। तो खुश रहिए, थैंक यू।